हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं पूजा ठाकुर स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल राइट टू स्टडी में। जैसे कि आपको पता है कि हम राइट टू स्टडी में टीजीटी एंड पीजीटी इंग्लिश की प्रिपरेशन करते हैं। इसमें हम दोनों जो पार्ट आते हैं लिटरेचर प्लस ग्रामर, हम यहाँ पे दोनों की प्रिपरेशन करते हैं। बहुत ही कम चैनल्स है जो दोनों की प्रिपरेशन आपकी कराता है। और इसके अलावा हम यहाँ पे टेट की भी प्रिपरेशन करते हैं। इसमें जो बेसिकली जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो सारे ही आपके पार्ट्स में इम्पॉर्टेंट है, वो है पेडागॉजी। वो हम यहाँ पे करते हैं। उसकी वीडियोस सेवरल वीडियोस हैं हमारे पास, ठीक है। सो यहाँ पे हम आज क्या कर रहे हैं, हम ग्रामर की प्रिपरेशन कर रहे हैं। 100+ क्वेश्चंस की सीरीज़ चल रही है। हमने प्रीवियस वीडियो में 60 क्वेश्चंस तक कंप्लीट किया है। अब आज हम इस वीडियो में 60 से कोशिश करेंगे कि 100 क्वेश्चंस कंप्लीट कर पाए। अगर टाइम ज़्यादा होगा तो हो सकता है 80 या 90 हो, बट बेसिकली हम चाहेंगे कि यहाँ पे 100 तक कंप्लीट कर पाएँ, ठीक है। सो मेरे साथ बने रहिए और जो भी आपको लगता है कि हाँ मुझे ये प्रैक्टिस यहाँ अच्छी हो रही है, तो आप पॉज कर के आप यहाँ पे आंसर्स को सोच सकते हैं और अपने आंसर्स एक जगह लिख के उसके बाद आप इसे चेक कर सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा और इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। सो हम स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन और फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 61st क्वेश्चन, विच सेंटेंस इज़ करेक्ट। यहाँ पे कौन सा सेंटेंस करेक्ट है वो हमें बताना है। वी ट्रेवल्ड बाई ऑटो, वी ट्रेवल्ड बाई द ऑटो, वी ट्रेवल्ड बाई अ ऑटो, वी ट्रेवल्ड बाई एन ऑटो। तो यहाँ पे हमें सेंटेंस बताना है कौन सा करेक्ट है। तो जैसा कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बस डिफरेंस क्या है, द, अ, एन, या फिर यहाँ पे कुछ नहीं। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, तो देखिए द कब आता है, द आता है जब हम किसी स्पेसिफिक ऑटो की बात करते हैं, ठीक है, या कहीं पे हम उसे ऑलरेडी मेंशन किए रहते हैं, रिलेट करते हैं, तो द का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ इस सेंटेंस से हमें ऐसा कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो द ऑटो का यूज़ यहाँ नहीं होगा। सेकंड, सी में देखें अगर, तो यहाँ पे अ ऑटो लिखा है, तो अ तो वैसे भी कहीं से यूज़ नहीं होता, ठीक है। ये आपका वॉवल से, वॉवल साउंड से स्टार्ट है ना, तो अ यहाँ पे कहीं से नहीं होगा। थर्ड थिंग कि वॉवल साउंड से है तो क्या हम एन यूज़ करेंगे, नहीं। अगर हमें यहाँ सेंटेंस में इसके आगे कुछ लिखा होता, कुछ मेंशन होता, कोई सेंटेंस इससे रिलेट करता हुआ होता, तो ज़रूर यहाँ ऑन एन ऑटो हो सकता था, बट यहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ नहीं है। एक सिंपल सेंटेंस दिया हुआ है कि मैं ऑटो से मैंने ट्रेवल किया, तो यहाँ पे एन की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। सो हम कह सकते हैं कि जो सेंटेंस बिना किसी आर्टिकल के है वो करेक्ट है। वी ट्रेवल्ड बाय ऑटो, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ठीक है। 62 देखते हैं, विच सेंटेंस इज करेक्ट। A, I am born in India, B, I was born at India, C, I was born in India, and D, I was born on India। तो यहाँ पे अगर हम डिफरेंसेस देखें तो सबसे पहले हमें यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब में डिफरेंसेस दिख रहे हैं, उसके अलावा यहाँ प्रीपोजिशन में डिफरेंसेस दिख रहा है, ठीक है। तो पहली बात कि जो ये वर्ड है ये यहाँ बॉर्न यूज़ हुआ है, तो जो इसका हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा वो हमारा पास्ट टेंस का यूज़ होगा। तो ये हमारा ए तो ऐसे ही कट जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ एम यूज़ हुआ है जो कि प्रेजेंट टेंस के लिए यूज़ होता है आई के साथ, ठीक है। तो ये हमारा कट गया। नेक्स्ट बचता है आई वॉज बॉर्न एट इंडिया, ठीक है, एट इंडिया। तो दोस्तों एट इंडिया नहीं बोला जाएगा क्योंकि आप वहाँ जन्म लिए हैं, उसके अंदर है। हमारा क्या है, ये मान लेते हैं दिस इज़ इंडिया और आप इस इंडिया के अंदर हैं, ठीक है। आप यहाँ जन्म ले रहे हैं तो आप इस एक बाउंड्री के अंदर है, एक जो कंट्री की बाउंड्री है उसके अंदर है, तो हम ऐट का यूज़ नहीं करते, यहाँ हम इन का यूज़ करते हैं, में, ठीक है। तो सी यहाँ करेक्ट होगा, हमारा ऐट यूज़ यहाँ पे करेक्ट नहीं होगा, ठीक है। ऑन, अब इंडिया के ऊपर यहाँ पे बैठ के थोड़ी ना आपका जन्म हुआ है, नहीं ना, यहाँ जन्म नहीं हुआ है, तो ये हम इंडिया के ऊपर नहीं बोलेंगे, इसका सेंस इंडिया के अंदर आता है, तो हम इंडिया के अंदर मीन्स इन का यूज़ करेंगे। सो आई वॉज बॉर्न इन इंडिया इज़ द करेक्ट सेंटेंस हियर, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच सेंटेंस इज करेक्ट। वॉट अ बोरिंग टास्क दिस इज। सेकेंड, वॉट अ बोरिंग टास्क दिस इज। सी, व्हाट अ बोरिंग टास्क दिस इज। दोनों सेम हो गया क्या, नहीं, क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे, ओके। डी देखते हैं, व्हाट
अ बोरिंग टास्क दिस इज। ओके, तो यहाँ पे क्या हो सकता है हमारा सही सेंटेंस? तो यहाँ पे हमारा सही सेंटेंस क्या है, ये देखिए कोई भी ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, आप देख ही रहे हैं व्हाट का यूज़ होता है जब, तो यहाँ पे ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और यहाँ पे किसके साथ यूज़ हो रहा है, किसी एक आप कह सकते हैं बोरिंग टास्क है ये, तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव के साथ का यूज़ हुआ है यहाँ पे। तो ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है जिसमें ये सिंबल नहीं लगता है, ये सिंबल नहीं लगता है, फुल स्टॉप नहीं लगता है, हमारा सिंबल क्या लगता है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है। ये सबसे इजी वे था यहाँ पे पता लगाना कि कौन सा सेंटेंस हमारा करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विच सेंटेंस इज करेक्ट? व्हाई डिड दे withdraw from the match? Why did they withdraw from the match? Sorry, sentence से नहीं, withdrew है, okay. Why did they withdrew from the match? Why do they withdrew from the match? Why does they withdraw from the match? Okay, यहाँ पे डिफरेंस हमें क्या लग रहा है, देखिए did के साथ हमें देखना है, ये क्या लगा है, विड्रॉ लिखा है, ठीक है, डिड के साथ विड्रॉ जाएगा, करेक्ट है यहाँ पे। और यहाँ डिड के साथ सेकेंड फॉर्म लगा है, तो दोस्तों डिड के साथ कभी भी सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं यूज़ होता है। ऑलवेज रिमेंबर कि डिड के साथ हम क्या लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। ठीक है, सेकेंड हो गया डू दे विड्रू। अब देखो डू हमारा प्रेजेंट टेंस है, तो इसके साथ हम पास्ट टेंस नहीं लगाते हैं, सेकेंड फॉर्म नहीं लगाते हैं, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो गया। ठीक है, डज भी हमारा क्या है, आपका प्रेजेंट टेंस शो कर रहा है। डज दे, अच्छा डज जो है वो हम किसके साथ लगाते हैं, हम सिंगुलर के साथ लगाते हैं। यहाँ सब्जेक्ट हमारा प्लूरल दिख रहा है, तो डज नहीं डू दे होता तो एक बार यहाँ पे करेक्ट होता है ये सेंटेंस। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे रॉन्ग है। सो हमारा क्या बेस्ट सेंटेंस बैठ रहा है यहाँ पे, व्हाई डिड दे विड्रॉ फ्रॉम द मैच। ठीक है, ये यहाँ पे हमारा करेक्ट सेंटेंस है, डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विच सेंटेंस इज इनकरेक्ट? कौन सा सेंटेंस है जो इनकरेक्ट है यहाँ पे? दे आर वुमेन टीचर्स, वी आर लेडी डॉक्टर्स, यू ऑल आर हाउसमेट्स, वी आर वुमेन डॉक्टर्स। देखिए यहाँ पे आपको नॉलेज होना चाहिए कि इन सभी का प्लूरल क्या होता है या उसका सिंगुलर क्या होता है। ठीक है, तो मैं बता दूं, जब वुमेन टीचर होती हैं, ठीक है, वुमेन टीचर अगर हम लिखते हैं तो इसका प्लूरल हो जाता है वुमेन टीचर्स, करेक्ट है एकदम। लेडी डॉक्टर्स, तो जब हमारा लेडी डॉक्टर कोई होती है तो उसका प्लूरल हो जाता है लेडी डॉक्टर्स, ये भी करेक्ट है। माइंडेड के यहाँ पे हमें इनकरेक्ट फाइंड आउट करना है। ठीक है, हाउसमेट्स क्या होती है, हाउसमेट को जब हम प्लूरल में चेंज करते हैं तो हाउसमेट्स हो जाती हैं। अब वुमेन डॉक्टर्स को जब हम चेंज करते हैं, या वुमेन डॉक्टर जो है वो क्या है, किस चीज़ का है, ये इसका जो प्लूरल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वुमेन डॉक्टर्स नहीं होना चाहिए, या तो सिंगुलर हो वुमेन डॉक्टर, ठीक है, या तो प्लूरल हो पूरी तरह से। समझ रहे हैं आप, जैसे वुमेन टीचर को वुमेन टीचर हो गया, टीचर्स हो गया, उसी तरीके से यहाँ भी वुमेन डॉक्टर्स होना चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे रॉन्ग है हमारा। क्लियर है आई होप? ओके, नेक्स्ट, द गार्डन्स इन श्रीनगर आर मोर ब्यूटीफुल दैन। अब देखिए श्रीनगर के गार्डन की बात हो रही है और ये प्लूरल है, गार्डन्स है। ठीक है, श्रीनगर के गार्डन की कंपैरिजन हो रहा है कि श्रीनगर का जो गार्डन है वो ज़्यादा सुंदर है दैन, मतलब किससे सुंदर होगा, दिस ऑफ मैसूर नहीं, दिस ऑफ मैसूर नहीं होगा, दैट इन मैसूर नहीं, दीज ऑफ मैसूर या दोज ऑफ मैसूर। यहाँ पे आंसर होगा हमारा दोज ऑफ मैसूर। ठीक है, क्योंकि देखिए द गार्डन इन श्रीनगर आर मोर ब्यूटीफुल दैन दोज ऑफ मैसूर, मतलब हम श्रीनगर में खड़े होकर श्रीनगर के गार्डन की बात कर रहे हैं और किससे, मैसूर के उन गार्डनों से बात कर रहे हैं, मतलब उनकी कंपैरिजन कर रहे हैं। तो पहली बात यहाँ प्लूरल है तो दीज या दोज का यूज़ होता है। ठीक है, दीज या दोज का यूज़ होगा। अब दीज कब होगा, जब हमारे वो नियर हो। अब हम मैसूर के गार्डन की बात कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स वो क्या होगा, वो फार होगा, तो हम दोज का यूज़ करेंगे। ओके,
दिस नहीं होगा, दिस नहीं होगा, दैट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, समझ में आ गया आई होप। ठीक है, तो यहाँ क्या आना चाहिए, द गार्डन्स इन श्रीनगर आर मोर ब्यूटीफुल दैन दोज ऑफ मैसूर। दोज क्यों, दोज किसके लिए यूज़ हुआ है, ये गार्डन्स के लिए यूज़ हुआ है। ठीक है, गार्डन्स ऑफ मैसूर के जगह हम लिखते हैं दोज ऑफ मैसूर। ओके, सो आंसर हमारा यहाँ डी है। नेक्स्ट देखते हैं, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड डैश यू। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कॉमन है, और आई बेट कि बहुत सारे लोगों को आप में से नहीं पता होगा कि जैसे आप एप्लीकेशन भी लिखते हैं तो नीचे लिख देते हैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर रिप्लाई या मीटिंग मीट यू, इस तरीके से लिख देते हैं ना। तो यहाँ दोस्तों देखो, जब भी हम लुकिंग फॉरवर्ड का यूज़ करते हैं ना, तो यहाँ पे हमारा आईएनजी फॉर्म में लिखा जाता है आगे कुछ भी। ठीक है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू होता है। इसी तरीके से एक वर्ड है इन व्यू ऑफ। ठीक है, इन व्यू ऑफ जो है उसके साथ भी हम आईएनजी फॉर्म ही यूज़ करते हैं। अभी आगे मैं एक एग्जांपल शायद उसके भी रखी हूँ, हम आगे देखेंगे। तो जब इन व्यू ऑफ होता है ना, इन व्यू ऑफ मीटिंग यू, तो हम इस तरीके से यहाँ पे भी आईएनजी का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू, टू सी यू मोस्टली लगाते हैं बच्चे, तो यहाँ पे मिस्टेक हो जाती है। आंसर क्या है, इसे याद ही कर लो आप कि लुकिंग फॉरवर्ड के बाद हमें क्या करना है, आईएनजी फॉर्म रखना है ना। 68th क्वेश्चन, आवर सोल्जर्स आर बेटर दैन डैश ऑफ द एनिमीज। आवर सोल्जर्स आर बेटर दैन, हमारे जो सोल्जर्स है वो एनिमीज़ के सोल्जर से बेटर है। यहाँ पे ये सेंस आ रहा है। तो फिर से मैं बताऊँगी कि यहाँ पे सोल्जर्स हमारा प्लूरल है, तो कोई प्लूरल टर्म आना चाहिए, इन दोनों में से कोई आएगा, दोज या दीज में से। ठीक है, अब यहाँ पे एनिमीज़ के सोल्जर्स पास में तो बैठे नहीं हैं, वो कहीं दूर हैं, एनिमीज़ कहीं दूसरा कंट्री है, कोई दूर है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, दोज। आवर सोल्जर्स आर बेटर दैन दोज ऑफ द एनिमीज। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं, चूज द करेक्ट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। आई वेटेड फॉर माई फ्रेंड अंटिल ही, अच्छा आई वेटेड, मैं तब तक वेट किया जब तक कि वो आया नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या यूज़ होता है, जब हमारा ये पास्ट टेंस है तो हम यहाँ पे भी पास्ट टेंस रखेंगे। तो ये क्या है, ये कौन सा पास्ट टेंस है, आपका ये है सिंपल पास्ट टेंस है ना, सिंपल पास्ट टेंस है आपका। तो जब सिंपल पास्ट टेंस हो तो यहाँ भी हमारा क्या होना चाहिए, सिंपल पास्ट टेंस होना चाहिए। इसका मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब होना चाहिए। अब यहाँ सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब कौन सा है, कम, केम, कम। ठीक है, आई वेटेड टू माई फ्रेंड अंटिल ही केम। ओके, जब तक वो आ नहीं गया। 70th क्वेश्चन देखते हैं, यू डैश हिम सिंस चाइल्डहुड। सिंस चाइल्डहुड, बचपन से आप उसे जानते हो, तो यहाँ पे क्या आएगा, यू मतलब बचपन से, मतलब जो जब आप छोटे से थे तब से लेके अभी तक जब आप बड़े हो गए हो तब तक उसे जानते हो। तो कोई चीज़ जब पास्ट में शुरू होता है और प्रेजेंट में कंटिन्यू रहता है अभी तक, तो उसके साथ हम हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, हैव प्लस थर्ड का वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पे है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यू हैव नोन सॉरी यू हैव नोन हिम सिंस चाइल्डहुड। ठीक है, करेक्ट आंसर ये है। 70 क्वेश्चन हमारा हो गया है, बस अब 71 से स्टार्ट करते हैं। ओके, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 71। ओके, इन विच ऑफ द सेंटेंस एबो इज यूज्ड एज एडवर्ब। इनमें से किस सेंटेंस में जो एबो जो है वो एक एडवर्ब की तरह यूज़ हुआ है। अच्छा, सबसे पहले तो देखिए एबो जो है हमें क्या बता रहा है एक तरह से। अच्छा, पहले सेंटेंस देख लेते हैं, तब मैं आपको क्लियर कर पाऊंगी। ओके, द मॉरल लॉ इज एबो लॉ। द मॉरल लॉ इज एबो लॉ। एंड एनालाइज द एबो सेंटेंस। आर ब्लेसिंग कम फ्रॉम एबो। द हेवंस आर एबो। अब ये क्या है, इन सेंटेंसेस में सब जो एडवर्ब है, जो सॉरी एबो है, वो एज एन एडवर्ब किस में यूज़ हुआ है, थोड़ा सा सोचें आप भी। यस, यहाँ पे क्या है, जो मॉरल लॉ है वो बोल रहा है सभी लॉ से आगे है। ठीक है, मतलब ये सुप्रीम है।
ठीक। तो ये हमारा किसी चीज़ को एबो जो है ना, एबो कोई ना पोजीशन बता रहा है, ना प्लेस बता रहा है, ना टाइम बता रहा है, तो ये हमारा यहाँ पे एडवर्ब नहीं होगा। एनालाइज द एबो सेंटेंस। एबो सेंटेंस मतलब ऊपर दिए हुए सेंटेंस को एनालाइज करना है, तो ऊपर दिए हुए सेंटेंस ये हमारा प्रीपोजिशन होगा, तो ये भी हमारा एडवर्ब नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये पोजीशन बता रहा है। आर ब्लेसिंग कम फ्रॉम एबो। कहाँ से आता है ब्लेसिंग्स? ऊपर से आती है, ठीक है। तो ये भी हमारा प्रीपोजिशन बता रहा है, तो ये भी हमारा एबव एडवर्ब नहीं है। द हेवंस आर एबव। हेवन कहाँ है ये बता रहा है, तो हेवन का प्लेस बता रहा है कि हेवन कहाँ है, ऊपर है। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस आपने पढ़ा होगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस, जो कि हमें आंसर देता है वेयर का। तो यहाँ हमें आंसर आ रहा है वेयर का कि वेयर इज़ हेवन, तो द हेवंस आर, वेयर आर हेवंस, तो द हेवंस आर एबव, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे एडवर्ब हो जाता है, करेक्ट है, समझ रहे हैं? ओके, आगे देखते हैं। 72 इन विच सेंटेंस एज इज यूज्ड एज कंजंक्शन। यहाँ एज जो है किस सेंटेंस में कंजंक्शन के रूप में यूज हुआ है? ओके, सो इन ए देख लेते हैं। शी वॉकड एज फास्ट एज शी कुड, शी लाइक्स द सेम कलर एज आई डू, एज ही वॉज पुअर आई हेल्प्ड हिम, नन ऑफ दिस। अब यहाँ पे कंजंक्शन क्या है आप ये बताना है। एज कंजंक्शन है, इसका मतलब जंक्शन है, मतलब कनेक्ट करने का काम कर रहा है, दो सेंटेंसेस को लिंक करने का काम कर रहा है, दो सेंटेंस को ज्वाइन करने का काम कर रहा है। तो यहाँ देखिए कौन से एज से दो सेंटेंस जुड़ रहे हैं। शी वॉक्ड एज फास्ट एज शी कुड, नहीं, ये तो सिंपल एक सेंटेंस है कि वो जितनी तेज़ चल सकती थी उतनी तेज़ चली, तो ये नहीं है, यहाँ पे दो सेंटेंस नहीं है। शी लाइक्स द सेम कलर एज आई डू, उसे वही कलर पसंद है जो मुझे पसंद है, तो ये यहाँ पे भी नहीं है आपका कंजंक्शन, दो सेंटेंस नहीं मिल रहे हैं। एज ही वॉज पुअर आई हेल्प्ड हिम, अच्छा, एज ही वॉज पुअर आई हेल्प्ड हिम, अच्छा, यहाँ एज को अगर हम हटा दें तो दो सेंटेंस हमें मिल रहे हैं, ही वॉज पुअर आई हेल्प्ड हिम, ठीक है। तो इन दोनों सेंटेंस को एज से जोड़ा गया है कि वो पुअर था इसलिए मैंने उसकी हेल्प की, तो यहाँ हमें दो सेंटेंस को जोड़ने वाला मिल गया एज, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाता है सी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following sentences is in future imperfect tense? Very important कि future imperfect tense होता क्या है। Sometimes देखो हमें पता है लेकिन इसे ये भी कहते हैं, ये मैं नहीं पता था। तो देखो अगर मैं आपको बताऊं कि future imperfect tense का मतलब होता है future continuous tense, पता था? पता था तो अभी कमेंट में लिखिए कि हाँ मैम हमें पता था, और नहीं पता था तो लिखिए थैंक यू मैम। ओके, आइए देखते हैं। He has stolen my pen. Second B, she came late today. C, I shall kill him. D, Mrs. Sen will soon be visiting us. अब आपको पता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में हम क्या लगाते हैं? will, be प्लस ing, है ना। तो यहाँ पे क्या लगेगा हमारा? मिसेस सेन विल सून बी विजिटिंग अस, यहाँ पे ये हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है जिसे हम फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट हो गया एक फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है। एक मिनट, ओके, सो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको समझ में आ गया, आई होप, है ना। So correct answer is D here. Next question, which sentence has a transitive verb? ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब का नॉलेज होना चाहिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आता है, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब यो होता है जिसमें कि कोई जो वर्ब है या कोई भी जो एक्शन हो रहा है वो किसी ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफ़र हो रहा हो, ठीक है। मतलब कोई ऑब्जेक्ट वहाँ पे दिया हुआ हो जिस पे कि ये एक्शन किया जा रहा है, या सीधा कहिए जहाँ पे ऑब्जेक्ट गिवन रहता है वो आपका ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा, वर्ब के साथ अगर गिवन है, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो इनट्रांजिटिव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ वर्ब का जो एक्शन है वो पास हो रहा है ऑब्जेक्ट पे तो ट्रांजिटिव, अगर नहीं पास हो रहा है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं गिवन है तो वो इनट्रांजिटिव, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। ही नोज इंग्लिश वेरी वेल, the river is flowing fast. C, she dances very beautifully.
डी माई सिस्टर इज़ गोइंग टू हर ट्रेनिंग सेंटर। अब आपको क्या लगता है कि यहाँ ट्रांजिटिव वर्ब कहाँ कौन सा है? ये काफ़ी कंफ्यूजिंग सा दिख रहा है ना। ही नोज़ इंग्लिश वेरी वेल, इंग्लिश, ही नोज़ इंग्लिश वेरी वेल, उसे इंग्लिश बहुत अच्छे से आती है। अच्छा ठीक है, उसको इंग्लिश बहुत अच्छे से आती है। द रिवर इज़ फ्लोइंग फास्ट, द रिवर इज़ फ्लोइंग फास्ट। अच्छा, एक को हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले इन सबको डिस्कस करके देखते हैं। जो रिवर है वो फ्लो कर रही है, कैसी फ्लो कर रही है? फास्ट फ्लो कर रही है। तो ये जो फास्ट है, फ्लो तो वर्ब हो गया, लेकिन जो फास्ट है वो हमारा एडवर्ब है, क्योंकि ये एडवर्ब ऑफ मैनर ये बता रही है कि किस तरीके से फ्लो हो रही है। तो ये सेंटेंस हमारा ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, बिकॉज दिस इज नॉट एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, शी डांसेस वेरी ब्यूटीफुली, हाउ शी डांसेस, हाउ का आंसर दे रही है, तो वो क्या बता रहे हैं कि ब्यूटीफुली डांस करी। तो यहाँ भी हमारा ये क्या है? एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। ठीक है, तो हमारा ये भी नहीं होगा। डी क्या है? माई सिस्टर इज गोइंग टू हर ट्रेनिंग सेंटर, तो गोइंग टू हर ट्रेनिंग सेंटर, तो ये ट्रेनिंग सेंटर तो है यहाँ पे कि ये कहाँ जा रही है? ट्रेनिंग सेंटर जा रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ टू का यूज़ हुआ है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है दोस्तों, ये जो ऑब्जेक्ट है ये टू का है, ना कि वर्ब का। ठीक है, अगर टू आ जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट के पहले, तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाता है, ना कि इस वर्ब का। तो ये भी तो ये भी हमारा क्या है? ये भी हमारा ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर पॉइंट ए पे। तो यहाँ लिखा है ही नोज़ इंग्लिश, नोज़ हमारा यहाँ वर्ब हो गया और उसका ऑब्जेक्ट क्या हो गया? इंग्लिश। जो हमें व्हाट का आंसर दे वो हमारा क्या होता है? ट्रांजिटिव वर्ब होता है। तो यहाँ व्हाट का इंग्लिश आता है ना, नोज़ व्हाट इंग्लिश, नोज़ व्हाट इंग्लिश। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है ट्रांजिटिव वर्ब, ए आंसर। ठीक है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ए इज़ द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट 75th, विच सेंटेंस इज इंट्रांजिटिव। अभी मैंने इंट्रांजिटिव बताया कि जिसमें ऑब्जेक्ट हो कि ना हो, यस ना हो। ओके, ही रैन अ लॉन्ग डिस्टेंस, ही रैन अ लॉन्ग डिस्टेंस। बी, द बॉय किक्स द फुटबॉल, यहाँ किक कर रहा है और ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ है, किसे किक किया? हु का भी आंसर देता है हमें जो वर्ब होता है ट्रांजिटिव वर्ब, और व्हाट का भी आंसर देता है और होम का भी देता है। ठीक है, तो इसके आंसर अगर हमें मिल रहे हैं, इसका मतलब वहाँ पे ऑब्जेक्ट है और वो सीधा सीधा ट्रांजिटिव वर्ब है। तो हमारा ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट गिवन है। आई फील अ सीवियर पेन इन माई हेड, तो ये भी हमारा क्या है? क्या नहीं है? सीवियर पेन है इन माई हेड, तो ये भी हमारा नहीं है इंट्रांजिटिव। क्यों नहीं है? इसका आंसर क्या होना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे भी हमारा जो हेड है, आई फील अ सीवियर पेन, थोड़ा सा एक मिनट देखते हैं। देखिए, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है फील वर्ड है ना, यहाँ पे फील वर्ड है ना, फील हमारा क्या है? यहाँ पे वर्ब है, फील वर्ब है और वर्ब का ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? सीवियर पेन। ठीक है, तो यहाँ जो फील है वर्ब है और उसका ऑब्जेक्ट क्या है? सीवियर पेन। इसका मतलब जब ऑब्जेक्ट है तो ये ट्रांजिटिव वर्ब हुआ, तो ये भी हमारा नहीं होगा। डी देख लेते हैं। द ड्राइवर स्टॉप्ड द ट्रेन, स्टॉप किया किसको? ट्रेन को। तो यहाँ भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है, तो ये भी आंसर इसका नहीं होगा। सो करेक्ट आंसर इज ए, ही रैन अ लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे कोई भी ट्रांजिटिव नहीं है ना, ऐसा रैन व्हाट हु या हुम का आंसर नहीं दे रहा है, तो ये हमारा ये इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। विच सेंटेंस हैज़ अ ट्रांजिटिव वर्ब, फिर से वैसे ही क्वेश्चन एक बार है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए इसके मैंने कई क्वेश्चंस लिए हैं। ओके, ए, ही रन्स वेरी फास्ट। B, he speaks French very fluently. C, the dog has been barking for an hour. And D, the boys jumped up and down in excitement. अच्छा देखो, मैंने इसके कई क्वेश्चन करा दिए, बहुत अच्छे से समझा भी दिया मेरे अकॉर्डिंग, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। और आप मुझे ये 76 क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट में ऐसे करके लिखेंगे 76 आंसर, उसके बाद उसका आंसर मुझे आप लिख के बताएंगे कि इनमें से कौन सा होगा। अगर आप समझे हैं तो आप मुझे इसमें आंसर बता सकते हैं, क्योंकि पीछे जो अभी मैंने कराए हैं कुछ वैसे ही यहाँ पे है आंसर। ठीक है, सो ये मैंने आपको क्लू भी दे दिया है। नाउ डू इट एंड राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई एम वेटिंग। थैंक यू। ओके,
नेक्स्ट देखते हैं 77, फाइंड द एरर। अब इसमें हमें एरर फाइंड आउट करना है। रमेश विल लिव विथ राम, अच्छा ये पूरा सेंटेंस है, इसमें से किस सेंटेंस के पार्ट में वो है मिस्टेक है वो बताना है। रमेश विल लिव विथ राम अंटिल ही फाइंड्स अ सेपरेट हाउस फॉर हिम, नो एरर। तो रमेश विल लिव विथ राम जब तक उसे दूसरा सेपरेट हाउस नहीं मिलता है उसके लिए। अच्छा यहाँ तो ये सही है, ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है। हाउस फॉर हिम किसके लिए, रमेश अपने लिए ना, तो हिम की जगह हिम सेल्फ होना चाहिए। यहाँ पे हमारा क्या आना चाहिए, यहाँ पे हमारा आना चाहिए हिम सेल्फ, बिकॉज ये अपने लिए बता रहा है, एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहाँ पे यूज होगा, तो हिम सेल्फ यहाँ पे होना चाहिए ना कि हिम। 78 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए काउज गोट्स एंड सच डोमेस्टिक एनिमल्स टुगेदर इज कॉल्ड लाइव स्टॉक। हाँ लाइव स्टॉक कहते हैं ना, हमारे पास किसी जिंदा चीज़ों का स्टॉक होता है तो उसे हम लाइव स्टॉक कहते हैं, ना कि स्टॉक, है ना। अगर हमारे पास राइस का स्टॉक है तो उसे राइस स्टॉक कह सकते हैं, बट अगर काउस का स्टॉक है तो उसे हम लाइव स्टॉक कहेंगे, ठीक है। ये एक कॉमन जनरल नॉलेज का क्वेश्चन था एक तरह से। एरर में भी आ सकता है वैसे, है ना। सो ओके, सो इसको देख लेते हैं। 78 क्वेश्चन में क्या है, काउ हो गए, काउज हो गए, गोट्स हो गए, ठीक है, एंड सच डोमेस्टिक, ये दो हो गए, ठीक है। ये हमारा क्या है, प्लूरल हो जा रहा है क्या, ये हमारे यहाँ प्लूरल हो जा रहा है ना। और यहाँ भी क्या लिखा है, एनिमल्स टुगेदर इज, टुगेदर के बाद क्या इज आना चाहिए, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आना चाहिए आर, क्योंकि हम प्लूरल की बात कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ईजी था लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत था, कॉमन सेंस की बात थी यहाँ पे। 79, द प्रिंसिपल अलॉन्ग विद टीचर्स वर इन्वाइटेड ऑन द ओकेजन। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको एक रूल बताती हूँ, जब भी हम along with का यूज़ करते हैं, along with के साथ, जैसे एक सब्जेक्ट हमने यहाँ लिखा, उसके बाद along with लगाया, उसके बाद फिर एक सब्जेक्ट हम लिख रहे हैं, तो दोस्तों हम देखते हैं कि ये जो दूसरा जो हमने पीछे सब्जेक्ट लिखा हुआ है, ये जो सब्जेक्ट है वो क्या है, ठीक है। ये हमारा क्या है, प्लूरल फॉर्म में है, ठीक है, प्लूरल फॉर्म में है। प्लूरल हो या यहाँ पे सिंगुलर हो, प्लूरल हो या यहाँ सिंगुलर हो, हम इन दोनों को एक ही मानते हैं, ठीक है। द प्रिंसिपल अलॉन्ग विद टीचर्स, मतलब अब ये सब एक हो गए, हम इन सब को अलॉन्ग विद है मतलब ये इन्हीं के साथ है, साथ है मतलब ये सारी चीज़ें क्या हैं, एक मानते हैं, और उसके साथ हम वर ना लगा के यहाँ पे क्या लगाएंगे, वॉज लगाएंगे, ठीक है। अगर यहाँ एंड होता तो वर लगता, क्योंकि टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, वॉज लगाएंगे। तो ये यहाँ पे मिस्टेक हमारा इस पार्ट में है। तो ये पार्ट कौन सा हो सकता है, ये मान लो ए पार्ट हो गया, ये बी पार्ट है, ठीक है। बी पार्ट में हमारे मिस्टेक है। सी देखते हैं, द नॉवेल हैज़ नीदर इंटरेस्टिंग प्लॉट नॉर सम इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। तो ये क्या है, ये हमारा है नीदर का यूज़ हुआ है और नॉर का यूज़ हुआ है। द नॉवेल हैज़ नॉर, ओके। देखिए द नॉवेल हैज़ नीदर, नीदर जो और नॉर जो है ये किस लिए यूज़ होता है, नेगेटिव सेंस के लिए यूज़ होता है। तो जब नेगेटिव सेंस के लिए यूज़ हुआ है तो यहाँ जो सम यूज़ होता है, जो सम है ना, तो ये पॉजिटिव सेंस देता है। तो यहाँ भी हमें नेगेटिव यूज़ करना चाहिए। अगर हम एनी यहाँ यूज़ कर दें तो नेगेटिव सेंस देगा और हमारा सेंटेंस जो है करेक्ट हो जाएगा। तो नॉवेल हैज़ नीदर इंटरेस्टिंग प्लॉट नॉर एनी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, ना ही वो उसके प्लॉट इंटरेस्टिंग था, ना ही उसका कैरेक्टर इंटरेस्टिंग था, कोई कैरेक्टर भी इंटरेस्टिंग नहीं था उसमें, ठीक है। सो यहाँ एनी का यूज़ होगा। तो देखिए बैलेंस्ड होना चाहिए पूरा सेंटेंस ना, बैलेंस्ड होना चाहिए। अगर नेगेटिव है तो पूरा सेंटेंस नेगेटिव मीनिंग देना चाहिए, अगर पॉजिटिव है तो पूरे सेंटेंस में पॉजिटिव मीनिंग होनी चाहिए, ठीक है। प्लूरल है तो पूरे सेंटेंस में प्लूरल होना चाहिए, हर चीज़ में बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। तो ये था आज की वीडियो, हम 80 क्वेश्चंस यहाँ पे कवर कर रहे हैं, बाकी 20 क्वेश्चंस बचे हैं, टाइम काफ़ी हो गया है। 20 क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे और वो क्वेश्चंस आई बेट बहुत अच्छे हैं, आपको बहुत पसंद आएंगे और अच्छी प्रैक्टिस भी होगी। सो आज के लिए यहीं से टाटा बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट। थैंक यू सो मच।